मैं विषय रखने के लिए थोड़ा नोट्स का सहारा लूंगा। हाँ जरूर से, सभी लोगों तो को ऐड कर दिया है मेरी मैंने। लेफ्ट साइड में नोट्स हैं, तो कभी कभी मैं लेफ्ट साइड में देखूंगा, बस इतना ही होगा। बाकी हाँ, कोई नहीं, सबको बस ऐड कर दिया है मैंने और अपन लाइव भी हो चुके हैं। ठीक है, अभी आपका आवाज और आपका वीडियो भी सभी को दिख रहा है, इसलिए मैं अपना वीडियो और ऑडियो बंद कर रहा हूँ। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। भारतीय विचार मंच के पोस्ट कोविड-19 वेबिनार सीरीज के 11वें दिन में आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करें उसके पहले कार्यक्रम के संबंधित कुछ आवश्यक सूचनाएं देना चाहूंगा। सभी सहभागियों का माइक शुरू में एडमिन द्वारा म्यूट रखा गया है। सवाल जवाब सेशन के दौरान आपका माइक अनम्यूट कर दिया जाएगा और सवाल पूछते समय अपना वीडियो ऑन रखिएगा। YouTube के प्रतिभागी अपना सवाल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपकी तरफ से आज के वक्ता को सवाल पूछेंगे। कार्यक्रम के दौरान कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर न करे। कार्यक्रम के दौरान एडमिन द्वारा दी जाती किसी भी सूचनाओं के लिए चैट मॉड्यूल चेक करते रहिए, जो शुरू में प्रतिभागियों के लिए बंद रखा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान आप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं। कार्यक्रम की किसी भी सूचना को भंग करने पे एडमिन आपको वेबिनार में से निकाल सकते हैं। सवाल जवाब सेशन के दौरान अगर आपका कोई सवाल है तो आप जूम एप्लीकेशन के रेज हैंड फीचर का यूज कर सकते हैं, जो मोर बटन के क्लिक करने पर दिखा। भारतीय विचार मंच आनो भद्रा कृत्वो यन्तु विश्वतः के मंत्र के साथ गत 27 वर्षों से वैचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। भारतीय विचार मंच द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, विचार गोष्ठी, चर्चा सत्र, शोध लेखन एवं विभिन्न विषयों पर पुस्तक प्रकाशन कर रहा है। वर्तमान समय में जब आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं, ऐसे समय में मंच एक नए प्रकार ऑनलाइन वेबिनार सीरीज के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। मंच कुल 11 वेबिनार कर चुका है, जिसके वीडियो भारतीय विचार मंच के YouTube चैनल पर उपलब्ध है। आज के वेबिनार का विषय वर्तमान में धारणाक्षम भारतीय जीवन शैली की प्रासंगिकता, जिस पर बजरंग लाल जी गुप्त का वक्तव्य रहने वाला है। दीजिएगा। बजरंग लाल जी का एमए पीएचडी में अर्थशास्त्र में एमए पीएचडी किया है। कॉलेज शिक्षण का 38 वर्ष का अनुभव है। अर्थशास्त्र और अलग अलग विषयों पर 20 कॉलेज स्तर की पाठ्य पुस्तकें आपने लिखी है। विभिन्न पत्रिकाओं में आपने आर्टिकल भी लिखे हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकें आपकी प्राचीन भारत में मूल्य और वितरण प्रणाली, भारत का अर्थ इतिहास, हिंदू अर्थ चिंतन, विवेकानंद के सबकी बात। अन्य दायित्व बोर्ड ऑफ स्टडीज एमडीयू अजमेर के पूर्व सदस्य रहे हैं आप। पीआरआई चंडीगढ़ में आपने डायरेक्टर का दायित्व भी निभाया है। आईसीएसएसआर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद केंद्रीय हिंदी समिति के आप पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र उत्तर क्षेत्र संघ चालक। बजरंग लाल जी, आप अपना वक्तव्य शुरू करिए। उनका वॉइस, उनका इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो चुका है, इसलिए। भारतीय विचार मंच के उन सब कार्यकर्ताओं को मैं नमस्कार करता हूं, जो जूम और यूट्यूब के माध्यम से लाइव इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं
और जो उपस्थित नहीं हो पाए वो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे, सुनेंगे, उन सब बंधुओं का, बहनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज का विषय वर्तमान संदर्भ में भारतीय धारण क्षम जीवन शैली की क्या रिलेवेंस है, क्या प्रासंगिकता है, ये विषय मुझे भारतीय विचार मंच ने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए दिया है। भारतीय विचार मंच प्रारंभ से ऐसे मूलभूत विषयों को चिंतन के लिए, विचार के लिए, अध्ययन के लिए, अध्यवसाय के लिए प्रस्तुत करता रहा है। मुझे भी अनेक बार भारतीय विचार मंच के कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। आज जो एक महासंकट आया है, विश्वव्यापी संकट आया है, जिसको कोरोना संकट का नाम दिया गया है। अगर हम विचार करेंगे तो इस संकट का मूल कारण क्या है, तब सब दुनिया के लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को ये बात ध्यान में आ रही है। इस संकट के अनेक कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण है, हम दोषपूर्ण जीवन शैली की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और उसको प्रगति मान लिया, विकास मान लिया, सभ्यता की निशानी मान ली। तो जिन जिन देशों में बहुत तेजी के साथ में अव्यावहारिक, अप्राकृतिक जीवन शैली को अपनाया, वहां संकट अधिक गहराता चला गया और वो संकट फिर संक्रमण के द्वारा विश्व भर में व्याप्त हो गया। तो ऐसे समय में जीवन शैली के बारे में और विशेष रूप से भारतीय परंपरा, भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय संस्कृति, भारतीय दृष्टि, उसके आधार पर जीवन शैली कैसे आज के समय में अधिक प्रासंगिक हो सकती है, रिलेवेंस हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे। जीवन शैली वैसे एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, बहुआयामी अवधारणा है। इसमें अनेक चीजें शामिल होती है, जैसे खान पान, रहन सहन, काम धंधा, चाल चलन, आचार विचार, ये सब मिला करके जीवन शैली का स्वरूप ग्रहण करते हैं। संक्षेप में और सरल कहना हो तो जीवन शैली का अर्थ है जीवन जीने का ढंग। और अधिक इसको समझना हो तो जीवन शैली के अंतर्गत 3 प्रकार की शैलियों पर विचार किया जाना चाहिए। पहला है उपभोग शैली, कंजम्पशन पैटर्न क्या है अपना, और दूसरा है आचार और व्यवहार की शैली क्या है, बिहेवियर पैटर्न क्या है हमारा, एथिकल पैटर्न क्या है, इसका विचार करना चाहिए। और तीसरा है कार्य शैली, वर्किंग पैटर्न क्या है। इन तीनों चीजों को मिलाएंगे तो ये तीनों चीजें मिलकर के किसी भी देश की, किसी भी समाज की जीवन शैली बनती है। जीवन शैली का महत्व क्या है समाज जीवन में, तो जीवन शैली के संबंध में विचार करते समय प्रबुद्ध लोगों ने ये कहा है, ये जीवन शैली समाज के विकास का कारण भी है और परिणाम भी है। समाज विकास कैसे प्राप्त करता है, तो किस प्रकार की जीवन शैली के आधार पर वो अपना जीवन चलाते हैं, वही दिशा पकड़ता है। और कुल मिलाकर के समाज के विकास की अंतुतोगत्वा दशा क्या रहेगी, स्थिति क्या, उसका परिणाम क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा, उसको भी मुख्य रूप से ये जीवन शैली ही तय करती है। संक्षेप में कहना हो तो जीवन शैली विकास की दशा और दिशा दोनों को तय करती है। इतना ही नहीं, ये किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति, जीवन मूल्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संस्थाओं, व्यवस्थाओं, परंपराओं, आर्थिक गतिविधियों, उत्पादन तंत्र, उत्पादन शैली, टेक्निक और टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में विचार करेंगे। इन सब के भी मूल में कारणभूत जीवन शैली ही होती है। तो आज जो ये संकट पैदा हुआ है, मैं इस संकट को विकास और व्यवस्था दोनों का संकट कहता हूँ।
व्यवस्था चरमरा गई है, सिस्टम सारे धराशायी हो गए हैं। और जिसको विकास कहते थे, ग्रोथ रेट कहते थे, वो तो एकदम समाप्त प्रायः हो गया है। तो ये संकट का मूल कारण ये इस प्रकार की जीवन शैली ये है। इस जीवन शैली के बारे में विचार करते हैं तो इस जीवन शैली में जो मैंने 3 प्रकार बताए उपभोग शैली, एक एक को जरा थोड़ा सा विचार करते हैं। उपभोग के बारे में विचार करते हैं तो ये ध्यान में आता है पिछले 100 वर्षों में विशेष रूप से दुनिया भर में उत्पादन की उपभोग की मात्रा और विविधता दोनों बढ़ी है। इतनी डाइवर्सिटी, इतने तरह के उपभोग के वस्तुओं और सेवाएं उत्पन्न हो गई है। आज के 100 वर्ष पहले के व्यक्ति का विचार करेंगे, सीमित मात्रा में उपभोग की वस्तुएं थी उसके लिए, और ये बेहद आशा बढ़ता चला जा रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, विश्व भर में एक भयंकर असमानता और विषमता निर्माण हो गई। एक आकलन ऐसा है कि विश्व की 20% और भारत की लगभग 33% आबादी वो तो ऐसी है जो मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित है। जीवन चलाने के लिए जो मिनिमम न्यूनतम चीजें मिलनी चाहिए वो भी उनको नहीं मिल पा रहा। अमीर और गरीब के बीच खाई बड़ी तेजी के साथ बढ़ गई है। एक और अमीर और संपन्न लोग, ये विश्व भर की कहानी है, दुनिया भर में भी ऐसा ही हो रहा है और कमोबेश भारत में भी ऐसा ही हो रहा। वो अनावश्यक चीजों का उपभोग कर रहे हैं, विलासता पूर्ण चीजों का उपभोग कर रहे हैं और अपने उपभोग को रोब गांठने के लिए प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा एक सेक्शन हमारे देश में भी है और दुनिया में भी है। तो वो उनको जरूरत नहीं है चीजों की, ऐसी अनावश्यक अनुपयोगी बल्कि एक मात्रा में शरीर और मन को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं का वो उपभोग कर रहे हैं। तो वो उपभोग की विलासता में मदमस्त है। और दूसरी ओर दुनिया के गरीब लोग जो हैं उनको तो अपनी भूख मिटाने लायक चीजें भी नहीं मिल पा रही है। और एक अनुमान ऐसा है कि कुल मिलाकर विश्व भर में जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है तो अमीर देशों के 20% लोग दुनिया के टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का 86% उपभोग कर जाते हैं। तो क्या बचा, बहुत ही कम बचा है 80% लोगों के लिए। इसकी दूसरी ओर देखें तो गरीबतम 20% लोग हैं, उनको इस उपभोग में मुश्किल से 1.3% का हिस्सा है। तो इतना बड़ा गैप अपने यहाँ पर दुनिया में और अपने यहाँ पर निर्माण हो गया। इसके कारण से क्या हो रहा है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास साधन है, वो अधिकाधिक चीजों को खरीदने की और उस पर अपने पैसे को खर्च करने की होड़ लगी हुई है। कौन ज्यादा चीजें जुटा करके अपनी घर में रख सकता है, उसका उपयोग करे ना करे, पर ये खरीद की और खर्च करने की होड़ निर्माण हो गई है दुनिया भर में। इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी देखा देखी विकासशील देशों ने भी ऐसा उपभोग के पैटर्न की नकल करना शुरू कर दिया। उनके साधन तो थे नहीं, तो उन्होंने उधार लेना शुरू कर दिया। तो इसलिए ऋणों में वृद्धि हो रही है और अपनी डोमेस्टिक सेविंग, अपनी स्वयं की बचत ये कम हो रही है। और मैं इसको ऐसा करता हूं कि ये कुल मिलाकर इसका परिणाम है मर्यादाहीन, निरंकुश, अश्लील भोगवाद में वृद्धि हो रही है। और इसी को उपभोक्तावाद कहते हैं, कंज्यूमरिज्म कहते हैं। दुनिया में अनेक तरह की समस्याएं गिनी जाती है, उसमें जो एक बड़ी समस्या ये तेजी से बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद भी और गिना जाता है। और एक तरह से ये संपन्न लोग अधिकाधिक चीजों का उपभोग करके
दरिद्रता को अपने पैरों तले या अपनी अय्याशी में रोंद रहे हैं। इसके कारण से उनके मन में आक्रोश निर्माण हो रहा है। और अब तो कुछ वर्षों से एक ग्लोबलाइजेशन का नया चक्कर चढ़ा, तो ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में नई नई तरह की चीजें बाजार में आ गई हैं। कोई ग्लोबल गुड्स कहते हैं, ग्लोबल एलिट्स कहते हैं, ग्लोबल एलिट्स कहते हैं। ऐसे विश्व के बाजारों में दुनिया भर से चमकदार पैकिंग में अनेक तरह की वस्तुओं का मॉल्स में, बड़ी बड़ी दुकानों में अंबार लगा रहता है। अमीर तो अपनी जरूरत की चीजें वहां खरीद लाता है, पर जब वो दुकान के सामने, उस शोरूम के सामने गरीब गुजरता है तो उसके मन में भी एक लालसा उत्पन्न होती है कि काश मुझे भी ये चीजें मिल पाती, और वो मिल नहीं पाती है तो उसके मन में असंतोष निर्माण होता है। असंतोष में से विद्रोह आता है, और जब विद्रोह किसी देश और समाज में आ जाता है तो जगह जगह हम उसके कारण देखते हैं, उसमें से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये गलत उपभोग शैली कितने प्रकार की समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। और थोड़ा विचार करेंगे तो केवल आर्थिक दृष्टि से ही समस्याओं को जन्म नहीं दे रही है, मानवीय और नैतिक मूल्यों का तेजी के साथ ह्रास हो रहा है, गिरावट हो रही है। कोई सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक ये भाव भावना ही नहीं रह गई है, बल्कि अनेक तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक संकट पैदा होते चले जा रहे हैं। परिवारों में विघटन हो रहा है, विवाहेतर संबंध बनते चले जा रहे हैं, और हत्याएं और आत्महत्याएं बढ़ रही है। व्यक्ति सब कुछ वस्तुओं के अंबारों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करता है। अकेलापन का, लोनलीनेस का बड़ा संकट दुनिया भर में खड़ा हो रहा है। मैं अकेला हूं, कोई मेरा बगैर स्वार्थ के सहायता देने वाला, सहयोग देने वाला कोई उपस्थित नहीं है, ऐसा उसको लगता है। और फिर इस अकेलेपन में कई तरह के दोष निर्माण हो जाते हैं। नशे का आदी हो जाता है, जुआ का आदी हो जाता है, होटलों में और रेव पार्टीज में जाना प्रारंभ कर देता है, और वहां फिर अनेक प्रकार के कांड प्रारंभ हो जाते हैं उसमें से। ऐसे अनेक उदाहरण कहीं कहीं छुटपुट अपने देश में भी मिल जाएंगे, और दुनिया भर में तो बहुत सारे मिल जाएंगे। और जबकि उसकी इस प्रकार की बढ़ी हुई आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो वो झुंझला जाता है, टेंशन में आ जाता है। और अपने देश की मैं दो घटनाओं को कहना चाहता हूं। कुछ वर्षों पहले एक अमीर व्यक्ति विस्की की दुकान पर विस्की खरीदने के लिए गया, और जो वहां पर काउंटर पर महिला थी उसने तुरंत उसको विस्की लाकर नहीं दिया। इसी से गुस्से में आकर और उसने हत्या कर दी। जेसिका लाल उस वेटर का नाम था, उसकी हत्या कर दी। इसी प्रकार से लखनऊ में एक दुकान पर आइसक्रीम खरीदने के लिए गया व्यक्ति। अनेक तरह के आइसक्रीम है, तो उसने मांगा कसाटा आइसक्रीम दीजिए। उसके पास उस समय पर कसाटा आइसक्रीम नहीं थी। इसी में गुस्सा हो गया, और वो जो आइसक्रीम बेचने वाला रघुराम था, केवल इसमें से वो निरपराध की हत्या कर दी। मैंने ये दो एक उदाहरण आपको इसलिए दिए हैं कि जिस प्रकार से हम समझ सकें कि इस गलत जीवन शैली के किस प्रकार के परिणाम हमारे सामने हो गए। तो भोग शैली नहीं, रहन शैली में भी बदलाव आ गया है, आचार विचार में भी बदलाव आ गया है। रहन सहन में अपन क्या देखते हैं, तंग कपड़ा। भारत के लोगों ने भी तंग कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। अरे यहाँ तो हवा लगना चाहिए, प्रकाश लगना चाहिए, परंतु फैशन के कारण से, वो तंग कपड़ा पहनने के कारण से लोगों को चर्म रोग प्रारंभ हो गया। इस सारे में से मकानों को ऐसे बनाना प्रारंभ कर दिया जिसमें न प्रकाश आ पाता है
न हवा आ पाती है, चारों ओर से उसको बंद कर देते हैं और थोड़ा बहुत खिड़कियां बंद करके पर्दे लगा देते हैं, चारों तरफ एसी प्रारंभ कर देते हैं। तो प्राकृतिक हवा नहीं मिल रही, प्राकृतिक प्रकाश नहीं मिल रहा, तो अनेक तरह के रोग उसमें से निर्माण होते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रीति से अपने को विचार करना पड़ेगा कि भारत क्या इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। भारतीय जीवन शैली क्या दुनिया के लिए एक नमूना बनकर खड़ा हो सकती है क्या? इसमें धारण शब्द, ये शब्द प्रयोग किया गया। धारण शब्द का मतलब होता है सस्टेनेबल। धारण क्षम का मतलब होता है जिसको स्वाभाविक रीति से दुनिया की और देश की अधिकांश जनसंख्या उसका पालन कर सके। उस दृष्टि से कुछ भारतीय धारण क्षम जीवन शैली के कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले महत्व का विषय था आहार। अब इसी को भूल गए। आहार कैसे करना, आहार कब करना, किस भाव से आहार करना, तो ये बड़ा महत्व का है। हमारे महर्षि चरक हो गए हैं, उन्होंने आहार के संबंध में 3 सूत्र दिए। मित भुक, हित भुक, ऋत भुक। मित भुक का मतलब है जितनी आपकी भूख है उससे थोड़ा कम खाओ। अधिक खाने के लिए खाने से बीमारियां होगी, तो मित भुक कहा। फिर कहा हित भुक, यानी हितकारी चीजों का उपभोग करना। कौन सी चीज हितकारी, किस ऋतु के हिसाब से विचार करके करना चाहिए, एज के हिसाब से चीजों का उपभोग करना चाहिए। अपने यहाँ के स्वास्थ्य शास्त्र में तो बहुत विस्तार के साथ में अपने मनीषियों ने बताया है कौन सी चीज को कौन सी चीज के साथ लेना और कौन सी चीज को कौन सी चीज के साथ नहीं लेना, ऐसा विस्तार है अपने यहाँ पर। तो हितकारी चीजों का उपभोग करना। और तीसरी तो महत्व की बात भारत ही कह सकता था, ऋत बुक का। ऋत बुक का मतलब होता है आपकी भोजन सामग्री ईमानदारी से कमाई हुई आय में से प्राप्त होनी चाहिए। बेईमानी से, काला बाजारी करके, धोखाधड़ी करके आप इनकम कमाते हो और उसमें से खाते हो, तो ऋत बुक नहीं है। ऐसा सूत्र हमारे यहाँ पर अपने मनीषियों ने दिया। फिर उन्होंने कहा कि भोजन पकाया कैसे जाए, भोजन कराने वाला भोजन कैसे कराए, भोजन करने वाला भोजन कैसे करे। तो एक वो कहते हैं देखो, अगर आप टेंशन में हो, दुखी हो, गुस्से में हो, तो उस समय पर भोजन कराने वाला और भोजन करने वाला उसके शरीर में उस भोजन का कोई पोषण युक्त असर नहीं होगा। इतने हमारे एक सूत्र दिया गया, प्रसन्न मना भुंजी। प्रसन्न मन से भोजन करना, भगवान का प्रसाद मान करके भोजन करना। तो भोजन कराने वाला भी और भोजन उसमें भी। फिर अगली बात कही, अकेला भोजन नहीं करना, अकेला ही नहीं खाना। अब देश के समाज के लोगों का ख्याल रख करके भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पर आता ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु, मिल करके चीजों का उपयोग करें। समाने प्रपा सह वो अन्न भाग है। हमारे पीने के पानी के स्थान भी सबके समान हो, सबको उपलब्ध रहना चाहिए। पानी का संकट आ गया ना, और अन्न भाग भी सबको मिलना चाहिए। कुछ को मिले कुछ को न मिले, ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, हमारे नहीं होना चाहिए। ऋग्वेद में तो केवलागो भवती केवलादि ऐसा कहा। जो अकेला भोजन करता है वो पापी होता है। और हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में 2 प्रकार का भोजन का उल्लेख मिलता है। एक अमृत, अमृत का मतलब है यज्ञ शेष। यज्ञ शेष के यज्ञ समाज को जो कुछ अपने पास है वो समाज के लिए अर्पित करना, और उसमें से जितना बचा है उसी का उपभोग करना, उसको अमृत भोजन का। और दूसरा है भुक्त शेष, अर्थात बाकी सबको खिलाने के बाद खाना। अपने नौकर है, चाकर है, अपने गौ माता है, अपने कुत्ते हैं, पशु हैं, कीट पतंगे हैं, अपने उसमें से सबका हिस्सा निकलना चाहिए, उसके बाद में भोजन करना चाहिए। उसको अपने यहाँ पर कहा गया भुक्त शेष। और संतुलित सात्विक सुपाच्य आहार ये होना चाहिए। गीता में भी विस्तार के साथ 3 प्रकार का विचार किया है उन्होंने, तामसिक, राजसिक, सात्विक।
और उसने बताया विस्तार से वर्णन करने के बाद में व्यक्ति को सात्विक आहार करना चाहिए। फिर दूसरी बात ये पहनावा, रहन सहन, निवास, श्रम, परिश्रम, काम के तौर तरीकों, जिसको मैंने व्यवहार शैली कहा, उसके संबंध में विचार करेंगे तो ध्यान में आया आ तो फैशन में चल पड़े। फैशन के कारण से फैशन की जिन चीजों का हम उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारे पशु पक्षियों को मार करके वो सौंदर्य प्रसाधन इकट्ठे किए जाते हैं, तो इससे बचना होगा अपने को, तब जाकर के देश का, दुनिया का कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। और सादगी भरा जीवन जीना, कम चीजों के द्वारा कैसे आप अपने को प्रसन्न रख करके अपना काम धाम कर सकते हैं, इसका विचार करते रहना चाहिए। और हवा और प्रकाश ये लगातार कैसे मिले, इसका विचार करते रहना चाहिए। ऐसा एक व्यवहार शैली की बात करेंगे। फिर दिनचर्या है। दिनचर्या तो हमारी सबकी बहुत बिगड़ गई। प्रातः काल उठते नहीं, बहुत देर तक सोते रहते हैं, और फिर देर तक दोपहर का भोजन करेंगे, और फिर लेट नाइट बहुत बाद में जाकर के भोजन करेंगे, और भोजन करते ही सो जाएंगे। तो दिनचर्या में कोई तारतम्य नहीं रह गया है। दिनचर्या को ठीक करना हमारे यहाँ पर किया जाने। जैनियों के, जैन धर्म के प्रवर्तक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया था, काले कालम समायरे, यानी किस समय पर क्या काम करना, इसका विचार करके काम करना चाहिए। असमय काम करना ये उचित नहीं हो। और बाद में उनके ग्रंथ में इसको विस्तार देते हुए उन्होंने कहा, अन्नम अन्न काले, पाणम पाण काले, शयनम शयन काले। अर्थात जिस समय भोजन का समय भोजन करो, और जिस समय पानी पीने का समय उस समय पर पानी पियो, और सोने का समय उस समय पर सो। ऐसे दिनचर्या को दुरुस्त करने की बात हमारे यहाँ पर कही है, आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। और चौथी बात है आचार शैली कैसे, शुद्ध और सात्विक आचार शैली रहनी चाहिए। अथवा आचरण भ्रष्ट हो गया है वर्तमान जीवन शैली में, बल्कि उसको प्रगति मान लिया गया है उसमें से। तो इसलिए हमारे यहाँ तो क्या आचारो प्रथमो धर्म, सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक धर्म कोई है तो आचरण है। आचरण पर ध्यान दिया न जाने चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस आचरण के लिए शील शब्द का प्रयोग किया है, और वो कहते हैं कि देखो, हमको आर्यशील यानी श्रेष्ठ शील, इस पर जोर दिया जाना चाहिए। तो इसका भी विचार करना चाहिए। इसी में से धर्माधारित जीवन शैली ये निकलेगा। आखिर युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा गया? धर्माधारित जीवन जीते थे, और धर्म जिसके अनुकूल नहीं ऐसा न विचार करते थे, न ऐसा कोई काम करते थे। बहुत सारे प्रसंग आते हैं, आजकल महाभारत चल रहा है, हम सब देखते होंगे कि कष्ट सहकर भी युधिष्ठिर धर्म मार्ग से विचलित नहीं होते। और दूसरी ओर दुर्योधन है, दुर्योधन धर्म मार्ग पर चलता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको जानता नहीं, आखिर एक ही आचार्य के गुरुकुल में कौरव भी पढ़े, उसी आचार्य के गुरुकुल में पांडव भी पढ़े, पर ग्रहण करके क्या है? तो दुर्योधन महाभारत में वर्णन आता है, वो कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च निवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, पर मेरी प्रवृत्ति नहीं, उसको मैं ठीक नहीं मानता। और मैं ये भी जानता हूँ अधर्म क्या है, पर मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो आज कुल मिलाकर के अगर ऐसी जीवन शैली अपनी धीरे धीरे होती गई तो उसके दुष्परिणाम तो आने ही आने। और अपने यहाँ 4 पुरुषार्थों की जो कल्पना की, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो इसीलिए कहा। परंतु आज का तो सारा व्यवहार अर्थ और काम केंद्रित हो गया, कमाना और खाना, कमाना और खाना। कैसे कमाया है, कैसे खा रहे हो, धर्माधारित है कि नहीं, धर्म के लिए है कि नहीं, इसका विचार करना चाहिए। और 5वीं बात, वर्तमान जीवन शैली में सर्वाधिक जोर है संयम पर। संयमो खलु जीवनम, ऐसा कहा, संयम ही जीवन है वास्तव में। निश्चित रूप से जीवन किसको जीना है?
संयम पूर्ण जीवन जीना, असंयम पूर्ण जीवन नहीं जीना। आजकल रामायण भी चल रही है, राम की वंदना क्यों करते हैं? राम को कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते, मर्यादाओं के एक से एक नए मानदंड स्थापित करते हैं। तो मर्यादा पूर्ण व्यवहार अपना रहना चाहिए, और मर्यादा पूर्ण व्यवहार रखने के लिए और संयम रखने के लिए आहार पर भी संयम, शरीर पर संयम, इंद्रियों पर संयम, श्वास पर संयम, भाषा पर संयम, मन का संयम, ऐसा कुल मिलाकर ये होना चाहिए। इसी को मैं कई बार 3 शब्दों में कहता हूँ, सीमित, संयमित, सदाचारी, उपभोग शैली और जीवन शैली। 3 शब्दों का प्रयोग किया। सीमित होना चाहिए, रेस्ट्रेंड होना चाहिए, असीमित चीजों का उपभोग नहीं करना, संयमित उपभोग करना, संयम पूर्ण उपभोग करना। और फिर एक जो महत्व के बाद भारतीय विचार परंपरा में वो है सदाचारी उपभोग शैली। सदाचार पूर्वक आपके उपभोग और जीवन शैली रहना चाहिए। आपके पड़ोस में, वनवासी क्षेत्र में, झुग्गी झोंपड़ियों में, गरीब बस्तियों में लोग भूख से मरते रहे, और हम अपने घर में बैठ करके 50 प्रकार की चीजों का उपभोग करते हैं। सदाचार थोड़ा ही, ये तो अनाचार है। इसका विचार किया जाना चाहिए, ये पर हमारे यहाँ पर कहा गया। और ये संयम पूर्ण जीवन शैली अपनाने के लिए 2 सूत्र मनीषी देते हैं, संयम और सीमाकरण, अर्थात चीजों के उपभोग में संयम रखना और अपने जीवन में कहीं कहीं सीमा बांधना। अरे कितना कमाओगे, 1 करोड़ हो गया तो वहां सीमा बांध दो, किसी को लगता है 10 करोड़ तो 10 करोड़ बांध दो, किसी को लगता है 10 अरब तो 10 अरब, जिसके पास जितना आ गई फिर भी होड़ लगा रहता है। तो अपने स्वेच्छा से, मन से कहीं कहीं सीमा अर्जन का भी बांधना और उपभोग का भी बांधना, तब जाकर के ये वर्तमान संकट के कारण से जीवन शैली में दोष आ गया, उसको ठीक करेंगे, ऐसा भारतीय मनीषा कहती है। एक छठी बात भी है। छठी बात ये है कि जीवन शैली में ये सारा विचलन, ये सारा दोष क्यों आया? तो ये विश्व दृष्टि ठीक से न रहने के कारण से आया। आज जिसको विज्ञान कहते हैं, सारा विज्ञान कोरोना के आगे नतमस्तक हो गया, सारी टेक्निक और टेक्नोलॉजी परास्त हो गई, सारे स्वास्थ्य के अच्छे अच्छे मेडिसिन के डॉक्टर्स, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो वास्तव में इसका मूल कारण है, पिछले लगभग 200 सालों से विशेष रूप से अपनी विश्व दृष्टि, वर्ल्ड व्यू, ये गड़बड़ हो गया है। कैसा विश्व दृष्टि हो गई है? खंडित यांत्रिक विश्व दृष्टि। विश्व को और समाज को क्या मानते हैं हम? टुकड़ों टुकड़ों में विचार करते हैं, एक यंत्र मशीन वत मानते हैं। तो जब आप समाज को, संसार को मशीन मान लोगे तो तुम्हारा कोई आत्मीयतापूर्ण, स्नेहपूर्ण व्यवहार ही नहीं रह जाएगा ना, मशीनवत, जड़वत व्यवहार रहेगा। तो इसको बदल करके और हमारे हिसाब से, भारतीय मनीषा के हिसाब से, समग्र समन्वित एकात्म विश्व दृष्टि अपनाना, अर्थात संपूर्ण विश्व और संपूर्ण समाज को अपना मानना, एकात्म मानना, इंटीग्रल मानना, एक दूसरे से जुड़े हुए और गुथे हुए ऐसा मानना, एक दूसरे के सुख दुख में साझेदार और भागीदार होना। तो ऐसा एक विश्व दृष्टि बदलना पड़ेगा। ये खंडित विश्व दृष्टि का एक परिणाम ये भी आया, प्रकृति का शोषण करना शुरू कर दिया, प्रकृति से बेरहमी करना शुरू कर दिया, प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से नाश करना शुरू कर दिया। आज के संकट का बहुत बड़ा कारण ये प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास भी है। इसी को पर्यावरण में आज आती हुई गिरावट कहते हैं। इसी का एक दूसरा नाम बढ़ता हुआ प्रदूषण है। तो इस हमको प्रकृति के शोषण वाले रास्ते पर नहीं चलना, प्रकृति के दोहन वाले रास्ते पर, बल्कि हमारे यहाँ शास्त्रों में तो, हमारे मनीषियों ने तो कहा, प्रकृति को माँ के रूप में देखो या देव के रूप में देखो। इसलिए हमने कहा धरती माता है, गौ माता है, गंगा माता है, तुलसी माता है, ये वरुण देव है, ये इंद्र देव है, ये अग्नि देव है। प्रकृति के पास में हम लोगों ने दृष्टि जो रखी वो माता की रखी या देवता की रखी। कोई भी माँ और देव के प्रति अनाचार और अत्याचार नहीं कर सकता, उसका शोषण नहीं कर सकता। तो इस सबको बदल करके हमको
एक नए ढंग की भारतीय जीवन मूल्यों पर अधिष्ठित इस जीवन शैली को अपनाना पड़ा। और सातवीं बात है, आजकल खेतों में, बागवानी में फलों का, सब्जियों का जो उत्पादन हो रहा है वो तो केमिकल फर्टिलाइजर वाला उत्पादन हो रहा है। फिर उस पर पेस्टिसाइड छिड़क देते हैं। खाने को तो फल खा रहे हैं, खाने को तो हरी सब्जी खा रहे हैं, खाने को तो भोजन कर रहे हैं, पर केमिकल कंटेंट अपने शरीर में ज्यादा जा रहा ना, अनेक प्रकार के रोग पैदा हो रहे हैं। इतने भारतीय के लोग कहते रहे, प्रारंभ में हमारे लोगों ने भी ज्यादा नहीं माना, पर अब ध्यान में आ रहा है अपने को भी। दुनिया जैविक खेती की बात हो रही है, प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, गो पालन की बात हो रही है, गो दुग्ध की बात हो रही है, पंचगव्य की बात हो रही है। तो ऐसा कुल मिला करके हमको इस खेती और उत्पादन के तौर तरीकों भी बदलना पड़ेगा। और अंत की बात, वास्तव में भारतीय जीवन शैली और भारतीय चिंतन ने सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा। गीता में सर्वभूत हिते रहता। हमने विश्व मंगल की कल्पना की। हमने चीन की तरह ऐसा नहीं किया अपने वायरस को छुपा कर रखना और फिर दुनिया के देशों में भेज देना, या असावधानी से वायरस पैदा हो गया तो उस असावधानी को बताना नहीं, दुनिया भर में संकट हो गया। तो वो विश्व को एक मानकर, विश्व परिवार को मानकर चलते ही नहीं है। और भारत के लोग तो हमेशा विश्व परिवार की बात करते रहे, समूचे संसार का कल्याण होना चाहिए, ये बात करते रहे। तो इसके अनुसार अगर हमने जीवन शैली अपनाई, कुल मिलाकर हम ऐसी जीवन शैली, जीवन व्यवहार करेंगे, ऐसा आचरण करेंगे जिसके कारण से केवल हमारा नहीं, हमारे देश के संपूर्ण समाज का, और केवल हमारे देश के संपूर्ण समाज का नहीं, संपूर्ण विश्व मानवता का, और केवल संपूर्ण विश्व मानवता का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का, और संपूर्ण सृष्टि का नहीं, संपूर्ण प्राकृतिक जगत का संरक्षण, संवर्धन हो सके। ऐसी जीवन शैली आज के इस संकट के समय पर अत्यंत उपयोगी है, रिलेवेंस है, प्रासंगिक है। इसके दृष्टि से चले और विचार करें, इतना मेरा निवेदन। धन्यवाद बजरंगलाल जी। अब सवाल जवाब सेशन रहेगा। हाँ, सवाल जवाब सेशन की कुछ सूचनाएं हैं। सवाल जवाब सेशन के दौरान अगर कोई प्रतिभागी का कोई सवाल है तो आप जूम एप्लीकेशन के रेज हैंड फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए प्रतिभागी अपना प्रश्न यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के द्वारा पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न राजेश कुमार सिन्हा। राजेश कुमार जी दिखाई देंगे क्या? जी दिखा देंगे जी। हाँ, हमने सामने नमस्ते कर दें तो अच्छा रहेगा। जी राजेश कुमार जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी जी हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि आपने बहुत अच्छी तरह से आज समाज की जो कमियां हैं उसके ऊपर ध्यान दिलाया है। एक प्रश्न मन में ये आता है कि आज समाज की ये स्थिति होने का एक मूल कारण है कि संस्कार विहीन शिक्षा हो गई है सेकुलरिज्म के प्रभाव के कारण। तो शिक्षा पद्धति में सरकार को कुछ परिवर्तन करना चाहिए जो वापस हम अपने भारतीय संस्कृति के जड़ों से जुड़ सकें। बहुत अच्छा प्रश्न है राजेश जी आपका। क्योंकि समय की सीमा के कारण से मैंने सब पद्धति, सब व्यवस्थाओं को नहीं लिया, पर जो मैंने आचार शैली की बात की, वो आचार शैली समाज जीवन के सब क्षेत्रों में लागू होती है। और शिक्षा तो महत्वपूर्ण है। आज के शिक्षा में तो संस्कार रह ही नहीं गया, संस्कारहीन शिक्षा हो रही है। इसलिए वास्तव में आपका बराबर ठीक सूचना है कि शिक्षा को हमको फिर से भारतीय जीवन मूल्यों को बढ़ाने वाली, शिक्षा देने वाली, संस्कार देने वाली ऐसी संस्कार क्षम शिक्षा प्रणाली अपनानी होगी। परंतु सरकार का रोल है, सरकार से ज्यादा रोल समाज का भी। समाज के लोग कैसे विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, और घर में तो हम संस्कार दे सकते हैं ना। कुटुंब में तो हम बच्चों को कौन सी पुस्तकें पढ़ाते हैं, कौन से भजन सुनाते हैं, हम कौन सी कहानियां सुनाते हैं, ये तो हम कर सकते हैं ना। आखिर विद्यालय में तो विद्यार्थी एक निश्चित समय सीमा में ही रहेगा, उसके मनमानस बनाने का दायित्व तो हमारा भी है। और परिवार के अलावा अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं, उनका भी दायित्व है। आज दुर्भाग्य ऐसा हो गया, अपने देश में जिस सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओं से अपेक्षा होती रही है, वो समाज जीवन में
बेलाग होकर वो अच्छी चीजों को बढ़ावा देंगे और गलत चीजों को टोकेंगे, रोकेंगे, वो भी समाप्त हो गया है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, व्यापक प्रश्न है, पर अपने को शिक्षा पद्धति सरकार की भी बदले और सरकार के साथ साथ हम भी अपना मन मानस बदले और समाज में तमाम ओर से आचरण और संस्कार पैदा होना चाहिए। जी, अगला प्रश्न है किरीट सिंह परमार। नमस्कार सर। हाँ वर्मा जी, राम राम जी। हाँ सर जी, आपका मैंने 29 तारीख को भी भाषण सुना था। आपकी आवाज जरा कम आ रही है, आवाज बढ़ाइए। आपने जीडीपी के बारे में कहा था और उसका उल्लेख दिया था कि गरीब और वो सब दलित वैसा कुछ बोला था। मैं सर आपका लेक्चर बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर जब आप भारतीय शिक्षा की बातें करते हैं तो जितने भी शास्त्र आप पकड़ लो, सारे में कहीं ना कहीं द्रौपदी दिखाई देती है, वहां पे चीरहरण दिखाई देता है, युद्ध दिखाई देता है, कपट दिखाई देता है। तो ये कौन सी शिक्षा थी कि जिसके अंदर ये सब कपट निधि हुआ करती थी? और दूसरा जो भाषण आपने ये पूरा बताया कि आपका चारित्र कैसा होना चाहिए, किस तरह से आहार होना चाहिए, सरकार के माध्यम से वाइब्रेंट गुजरात होता है, वही तो भगाते हैं सबको, और दूसरी साइड में एक ऐसा लेक्चर भी आ जाता है। तो ये दुविधा बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है भारतीय नागरिक में कि किसको सुने, आपको सुने या सरकार को सुने। सरकार की नहीं सुनते हैं तो मेमो लग जाता है, आपकी सुने तो सरकार को मतलब पहुंच नहीं पाते। तो ये बड़ा कंफ्यूजन लगता है सर। बहुत अच्छा प्रश्न है वर्मा जी आपका। ये वास्तव में संकट भ्रम का ही है। भ्रम सब और है, भ्रम समाज जीवन में आपके और हमारे मन में भी है, और ये भ्रम ब्यूरोक्रेसी के मन में भी है, और ये भ्रम सरकार में बैठे हुए लोगों के मन में भी। किसी पर्टिकुलर पार्टी पॉलिटिक्स का विचार नहीं है। कुल मिलाकर के स्वतंत्रता के बाद में आशा और अपेक्षा तो ये की गई थी हम संपूर्ण रचना को स्व के आधार पर खड़ा करें, पर हुआ क्या? स्व के आधार पर तो हुआ नहीं, विदेशों की नकल करना प्रारंभ कर दिया। हमारे मन में एक प्रतिमान डेवलप हो गया है। कुल मिलाकर के विकास वो है जो पश्चिम में दिखाई देता है, विदेशों में। उसके चक्कर में हम लोग भी आ गए। मैं तो इसलिए इस कोरोना को एक वरदान भी कह रहा हूँ इस समय पर, एक अवसर भी कह रहा हूँ इस समय पर। इसके कारण से हम फिर से अपनी ओर लौट गए। अपने यहाँ पर तमाम चीजों में ये स्वावलंबन लिया है, स्वदेशी लिया है, अपने ढंग से विचार करने के तौर तरीके लिया है, अपना उत्पादन तंत्र लिया है, हमारी टेक्निक और टेक्नोलॉजी लिया है। स्वास्थ्य की पद्धति देखिए, आयुर्वेद का जनक भारत है, पर आयुर्वेद को कोई स्थान नहीं। सब लोग एलोपैथी की ओर दौड़ रहे हैं। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बेचारा आयुर्वेद से अपना इलाज करा लेता है तो रिएम्बर्समेंट नहीं होगा, उसको मान्यता नहीं। और वही कम पैसे में छोटी दवा से वो ठीक हो सकता है, परंतु वही अधिक दवा लेकर अधिक पैसे खर्च करके एलोपैथी से इलाज करवाता है तो वो उसको रिएम्बर्स हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर नैरेटिव ही बदलना पड़ेगा। नैरेटिव ये हो गया आयुर्वेद अनसाइंटिफिक है, होम्योपैथी अनसाइंटिफिक है। पर आप लोगों को ध्यान में आ रहा है नहीं आ रहा? काढ़ा पीना चाहिए, बोल रहे भी नहीं बोल रहे? तो भाई केवल संकट के समय बोल रहे हो, कुल मिलाकर विचार करने के। प्रश्न आपका अच्छा है, व्यापक प्रश्न है, पर इसके बारे में सबको विचार करना पड़ेगा। और ये जब मन में भ्रम पैदा हो जाता है ना, तभी संकट खड़ा होता है। आजकल महाभारत देख रहे हो ना आप, गीता का उपदेश में क्या कहा? अर्जुन इतना धुरंधर था तो उसने गांडीव छोड़ दिया, रथ के पीछे आ गए। और कारण क्या बताया? भ्रमति व चैमे मना, ऐसा बताया। क्यों हो रहा? मेरा हाथ पैर क्यों फूल रहे हैं? मेरे मन में संभ्रम, क्या करणीय क्या अकरणीय, क्या उचित है क्या अनुचित है, वो हो गया। तो गीता का संपूर्ण उपदेश फिर अंततोगत्वा उसके भ्रम को दूर करने का ही था। और आपने कहा कि भाई ऐसे प्रसंग उत्सव, ये तो हमेशा रहेगा। देखो हमेशा रहे, जब तक सृष्टि रहेगी सुर असुर का युद्ध चलेगा, अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष चलेगा। पर अंततोगत्वा जीत किसकी होती है? प्रश्न ये है, अंततोगत्वा विजय कौन हो? अंततोगत्वा समाज व्यवस्था को चलाने के लिए कौन आगे आता है? किसके माथे पर समाज तिलक लगाता है? तो सत्य के, धर्म के, अच्छे के, उपकारी लोगों के वही लगता है। तो इसमें से ये भी सीख है। बहुत धन्यवाद वर्मा जी। जी,
अगला प्रश्न लेते हैं जिगेन जी का। जी जिगेन जी। हेलो। हाँ सर, आप मेरी आवाज सुनाई देती है? जी आवाज सुनाई देती है पर शक्ल नहीं दिखाई दे रही। हाँ जी तो कौन शक्ल भी दिखा, शक्ल भी कौन बोल रहे हैं? दिखा। मेरा जी नाम साहब जिगेन जिगेन शेर दलाल है। हाँ हाँ, मैं मैंने आपका ये भाषण को सुना। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि भाई ये सब होना ही चाहिए, पर सब आज हम लोग जो जिस तरह से करते हैं ना, उसको पूरी विदेश में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। जैसे समझ लो कि योग है, तो योग जो है वो हम इंडिया ने दिया है, जैसे जीरो इंडिया ने दिया है, जैसे आपने अभी बताया आयुर्वेद इंडिया ने दिया है। तो आयुर्वेद समझ लो कि विदेश के लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमको उसका परसेप्शन तो बदलना ही पड़ेगा ना। उसके लिए तो हम कुछ काम ही नहीं करते हैं। हम समझ लो कि हम अच्छे हैं, हम बहुत सही है, हमने बहुत सारी, क्योंकि हमारी संस्कृति 5,000 साल से भी पुरानी है, पर उसके लिए विदेश में परसेप्शन जब तक हम नहीं बदलेंगे, उसके लिए कुछ काम नहीं करेंगे, तो बाहर की जनता को कैसे पता चलेगा। और आज क्या हो गया है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ पढ़ने वाले जो भी होनहार बच्चे थे, मेरे फ्रेंड्स थे, जो बहुत ही होशियार थे, आज सब लोग अपनी कैरियर के लिए सब अमेरिका चले गए। वहां पे उनको फैसिलिटीज मिलती है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान मिलता है, उसके कारण ये लोग आगे बढ़ जाते। मेरे पिताजी जो थे वो चुस्त इंडिया की फिलोसॉफी में थे। मैं आज इंडिया में रहा, मैं कोई दुखी नहीं हूँ, पर समझ लो कि विदेश का परसेप्शन जब तक नहीं बदलेंगे, जैसे आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद को एक्सेप्टेबिलिटी क्यों नहीं मिल रही है, उसके ऊपर हम काम नहीं करते हैं। ये अगर हम करें ना, तो ये अच्छा होगा। उसके बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, दो प्रकार के काम करने पड़ेंगे। दुर्भाग्य से क्या हुआ, कुछ शताब्दियों से मैं बोल रहा हूँ, केवल दशाब्दी नहीं बोल रहा, मैंने सो मेनी सेंचुरीज बोल रहा हूँ। कोई भी ज्ञान है, कोई भी व्यवस्था है, उसमें लगातार विकास होते रहना चाहिए, तब वो सामयिक होती है, टाइमली होती है। अपने यहाँ ये फर्दर रिसर्च स्टडीज, अपनी जो भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा, उसमें रुक गया, और विशेषकर अंग्रेजी शासन आने के बाद से उस ज्ञान परंपरा को नकार दिया गया। तो उसमें जो अगली फर्दर रिसर्च होना चाहिए, जमाने के हिसाब से समस्याओं का स्वरूप बदलता है, जमाने के हिसाब से नई तरह की चुनौतियां आती है। अपने यहाँ पर लगातार उस जमाने के हिसाब से उसको रिलेवेंस बनाने के लिए काम दाम होता रहता था। दुर्भाग्य से वो अपना रुक गया। क्यों? कि हमारे मनमानस में, चाहे हम फिजिकली स्वतंत्र हो गए होंगे, पर मानसिक दासता के अभी भी शिकार हैं हम लोग। तो एक दो तरह के काम करने पड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। पहली बात तो ये जो प्रक्रिया फर्दर डेवलपमेंट की रुक गई है, उसको फिर से शुरू करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दो तरह के शब्द प्रयोग किए थे। ऐसा नहीं दुनिया से हम कुछ सीखेंगे नहीं, ऐसा कूप मंडूक भारत का विचार नहीं रहा। समूची दुनिया आनो भद्रा कर्तव्य यंतु, अपने यहाँ तो रहा ना, सारी दुनिया भर के विचार है, उसको समझना, सीखना उसमें से, परंतु उसको देशानुकूल बनाकर ग्रहण करना, ऐसा पंडित जी बोलते थे। एज इट इज लागू मत करिए उसको, हमारे देश की परिस्थिति उसको अलाउ कर रहे वो करिए, और हमारा जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है उसको एज इट इज उसको भी स्वीकार मत करिए, उसको युगानुकूल बना करके ग्रहण करना। तो ये चाहे आयुर्वेद हो, चाहे बाकी ज्ञान विज्ञान की बाकी शाखाएं हो, बाकी व्यवस्थाएं हो, ये दोनों प्रकार के काम सतत रूप से चलते रहना चाहिए, तब हम उस स्थिति में आएंगे। और विदेश हमारी बात को स्वीकार करे कि न करे, वो तो बात का पहले हम तो करें। संकट तो ये आ रहा है, हम अपने देश में अपनी चीजों को आयुर्वेद को श्रीलंका में मान्यता है, बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य अपने देश में हो गए हैं। बृहस्पति देव त्रिगुणा जी का देहांत हो गया, अब तो उनके बेटे हैं देवेंद्र, आयुर्वेद के बड़े
भारी उद्भट विद्वान थे। वो कहते हैं कि मैं जब अपने देश में आता हूँ तो मुझे बड़ी शर्म आती है। मैं श्रीलंका में मुझे कंसल्टेंट लगा रखा है और श्रीलंका में मैंने आयुर्वेद को सरकारी तौर पर स्वीकृत करवा, जब वो मुझे पूछते हैं भारत में क्या है, भारत में तो नहीं हो रहा। तो ऐसे कई तरह की विसंगतियां, उन सब विसंगतियों को विचार करना पड़ेगा। पर मेरा भी ऐसा कतई सोचना नहीं, हम कूप मंडूक नहीं रह सकते, दुनिया से सीखेंगे नहीं, दुनिया में रास्ते बंद कर देंगे, ऐसा भारतीय विचार कभी भी नहीं। पर दुनिया से क्या चीज सीख करके क्या चीज लेना और क्या चीज नहीं लेना, इसका विवेक तो अपने को रखना पड़ेगा ना। और दुनिया को कौन चीज देंगे तो हम किस रूप में दे, किन शब्दों में दे। आखिर योग गया ना, प्राणायाम गया ना, आयुर्वेद की बहुत सारी पद्धतियां जा रही है ना, वो भी कर रहे हैं उसमें से, परंतु उसको प्रस्तुत कैसे करना, कूप मंडूक होकर प्रस्तुत नहीं करना। तो ऐसे सब व्यवस्थाओं में विचार करेंगे अपन, तो आपका प्रश्न बराबर ठीक है। उस दृष्टि से इसलिए काम करने का अवसर आया, आप और हम सब मिलकर के उस दिशा में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला प्रश्न है विजय शाह जी का। नमस्कार बजरंगलाल जी। हाँ विजय जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसा है सब, परिवार में सब ठीक ठाक है? सब ठीक है, प्रणाम जी नमस्कार जी। मेरे मन में एक प्रश्न ऐसा है कि अभी का जो सोशल मीडिया है उस पर जो ज्ञान प्रदर्शित हो रहा है, जिस चीजों की आपने बात की, उन सब चीजों को साइंटिफिक कैसा है, अपना व्यवहार कैसा है, अपना आहार कैसा है, सारी बातें अभी सोशल मीडिया पर आ रही। जैसे इस ज्ञान के लिए हम सदियों से, जो आप सदियों से कह रहे हैं, उस ज्ञान को जैसे पूरे भारत के समाज ने आत्मसात कर लिया ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे अभी जो मेरे मन में प्रश्न है या चिंता है वो ये है कि जैसे ही जीवन वापस पटरी पे आ जाएगा तो वापस गंगा मैली नहीं हो जाएगी, नर्मदा जी गंदी नहीं हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी है क्या? ये फैक्ट्रियां जो चालू होने के बाद वापस ये जो अभी हमें दिल्ली गेट एकदम साफ दिखाई दे रहा है वो वापस दिखाई देगा क्या? ऐसे सारे प्रश्न अभी वापस खड़े हुए, क्योंकि हम एक बार वापस रेगुलर जीवन में, रेगुलर लाइफ में आ गए तो वापस उसी पटरी पर नहीं चले जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करने से वापस उस रास्ते जा सकते हैं जो अभी जो जीवन पद्धति हमने अपनाई है उसको हम कंटिन्यू कर पाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो आपके मन में खतरा वो तो बना हुआ है कि आज तो हमें, और अभी हमने आत्मसात नहीं किया है, संकट के कारण से दबाव में से स्वीकार किया है ना। आत्मसात जिस दिन कर लेंगे उस दिन तो कोई संकट ही नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है, मैं अनेक वर्षों से विषय भी रखता रहा हूँ, विकास का प्रतिमान बदलना पड़ेगा। जिसको हम विकास 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 मानते हैं, विकास कहाँ, वो तो वही विनाश है ना। तो उसको तौर तरीका बदलना पड़ेगा, टेक्निक बदलनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी बदलना पड़ेगा, उत्पादन का तंत्र बदलना पड़ेगा, ये उपभोग की शैली। ये जो गंगा को मैली कौन, को वैली कौन करता, हम ही करते हैं ना। हमारे इंडस्ट्री में से निकलने वाले एफ्लुएंट वही तो करते हैं ना, कुल मिलाकर वो इंडस्ट्रियल वेस्ट। परंतु हमने कहा भाई अपने को प्रगति करना है तो ग्रोथ रेट बढ़नी चाहिए, ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए तो उत्पादन होना चाहिए, उत्पादन होने के लिए नुकसान कुछ भी कर दे। तो संपूर्ण तंत्र पर जब तक विचार नहीं करेंगे, आपके मन में जो खतरा है वो बराबर सही खतरा है। अभी आपातकाल में एक आपातकाल का धर्म होता है और आपातकाल का व्यवस्था में अपनाई गई चीजें भी होती है। ये आपातकाल निकट जाने के बाद में हम अपना मनमानस वैसे बनाकर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। 3 धरातलों पर काम करना पड़ेगा। एक तो सरकार को भी पुनर्चिंतन करना पड़ेगा। हमारी सरकार कोई भी हो, सरकार कंसल्टेंट कौन लगाती है? वो हार्वर्ड वाला लगाएगी, किसी दूसरे विश्वविद्यालय वाला, भारत में कोई नहीं उनको मिलता है। तो वो तो वहां की परिस्थिति के हिसाब से तो सलाह देंगे ना, वैसे ही पॉलिसी बनेगी, वैसे विचार बनेंगे, उसी प्रकार की व्यवस्थाएं बनेगी। तो एक बार अपने देश की ज्ञान परंपरा में जो निष्णात है और जिनको विदेशों का भी अच्छा अध्ययन है कंपैरेटिव, ऐसे लोगों के माध्यम से सरकार के स्तर पर, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे पॉलिटिशियंस हो, वहां पुनर्विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक सरकारी और प्रशासनिक धरातल पर इस दिशा में, जिसको आज सब प्रशासन भी बोल रहा है, सरकार के भी बड़े से बड़े लोग बोल रहे हैं, तो ये जो आपने शंका व्यक्त की, इसके बाद में वो वैसा दिशा देंगे कि ये एक प्रश्न है।
और दूसरा उससे भी बड़ा प्रश्न है हमारे एकेडमिक जगत का। मैं तो एकेडमिक्स में ही रहा, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा। हमारा एकेडमिक जगत भी सारे के सारे एकेडमिक्स के जो पैराडाइम लेते हैं, नैरेटिव लेते हैं, वो तो विदेशी लेते हैं, वो इररिलेवेंट है हमारे लिए, रिलेवेंट ही नहीं। पर हमारे मनमानस में बैठ गया, उसके हिसाब से रिसर्च करेंगे, उसके हिसाब से पाठ्य पुस्तकों करेंगे, उसके हिसाब से सिलेबस बनाएंगे, तो वो प्रगति की निशानी। ऐसा एकेडमिक जगत में भी चला। ब्यूरोक्रेसी में कौन जाएगा? वही जाते हैं ना, एकेडमिक्स में पढ़े हुए, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, रिसर्च सेंटर्स में पढ़े हुए। तो वहां एकेडमिक्स की धारा को भी फिर से प्रामाणिकता से बदलना पड़े। मैं उन लोगों में से नहीं जो ये कहूँ कि भाई जो कुछ हमारे 2000 साल पहले 5 साल उसको एज इट लो, ऐसा मेरा मानना नहीं। पर उसको पढ़ो तो सही, अध्ययन तो करो, बाकियों का भी करो। तो एकेडमिक्स के लेवल पर प्रयत्न करो। और तीसरा फर्म समाज के धारा। समाज में भी मनमानस वैसा ही बना हुआ है ना। हम अपने बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हैं? वही भेजना चाहते हैं। सिफारिश लगा करके किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला जाए और काम भी वहीं कर ले। अब संकट सबसे ज्यादा वहीं है। बच्चों को तो हमको भी मानस बदलना पड़ेगा। हम भी अपने जीवन में अपने भारतीय प्रतिमानों का ईमानदारी के साथ में पर खुला मन मस्तिष्क रखते हुए उसको व्यवहार में लाने के लिए समाज भी कर। सरकार क्या करेगी? समाज का मन बनता है तो सरकार कोई भी वो भी व्यवहार करती है। तो ऐसे तीनों धरातलों पर काम करना पड़ेगा। आप एक अच्छी चेतावनी है, अच्छी बात है। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न लेते हैं कुंदन शर्मा जी का। नमस्ते सर। हाँ शर्मा जी नमस्कार। हाँ जी सर, आज का जो मैंने वक्तव्य आपका पूरा सुना, अपने जीवन के लगभग हर पहलू पे, आचार विचार व्यवहार सब पे प्रकाश डाला। आज का जो अपना जीवन है, आज की जो आपाधापी रहती है लोगों में, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आज की आपाधापी के इस युग में आपके विचार में आदमी की सटीक दिनचर्या क्या होनी चाहिए ताकि वो स्वस्थ भी रह सके और समाज को आगे विकास की ओर भी ले जा सके? जी बहुत अच्छा। देखिए ये मैन टू मैन और सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगी। संपूर्ण समाज के लिए एक जैसा नहीं हो सकता, पहले भी एक जैसा नहीं। अब ट्राइबल एरिया में आप जाएंगे तो वह भिन्न प्रकार की, रूरल में जाएंगे तो वह भिन्न प्रकार की होगी। सरकारी कर्मचारी या किसी इंडस्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी उसके लिए थोड़ा भिन्न प्रकार की होगी। अपने घरों में ही रहते हैं उनके लिए थोड़ा भिन्न प्रकार की रहेगी। तो ये विविधता अपने यहाँ पर, और अपने समाज में अपने देश में एक जैसा खान पान है भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अलग अलग स्थान की जलवायु अलग अलग है। जलवायु के अनुसार किसको कौन सी चीज उसके लिए सूटेबल है उसका विचार करना पड़ता है। पर वो हेट्रोजेनिटी, वो डाइवर्सिटी हमने समाप्त कर दी। सब घरों में एक ही जैसा खाना पहुंचा दिया, एक ही जैसे वस्त्र पहुंचा दिए, तो विविधता समाप्त हो गई ना हमारी। जलवायु के अनुसार खान पान बदलता है, जलवायु के अनुसार सब्जियों के नेचर बदलते हैं, जलवायु के अनुसार खेत में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का नेचर बदलता है, जलवायु के अनुसार, स्थान के अनुसार पानी का स्वाद बदलता है, पानी का स्वरूप बदलता है, वृक्ष बदलते हैं, वनस्पतियां बदलती, ये विविधता है। इसी को आज की भाषा में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हमारे यहाँ तो इसी बायोडाइवर्सिटी का सम्मान करते हुए उनके अनुकूल कौन सी दिनचर्या उसका निर्वाह करने की बात कहते हैं। सरल जो मैंने 3 सूत्र बताया उसका पालन तो सब कर सकते हैं ना। मित भूख रहो भाई, कम खाओ ना। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो 3 खा लो, क्या दिक्कत है? किसी को 10 रोटी की भूख है तो वो भीम का अनुसर करता होगा, कोई बात नहीं, तो 9 खा ले भैया। तो मित भूख तो सभी कर सकते हैं ना। और हित भूख, जो हितकारी कॉम्बिनेशन का विचार पहले तो था घरों में विचार, रात के समय क्या नहीं खाना और कौन सी चीज के साथ कौन सी, ऐसे अपने दादा या दादी, नाना नानी बताया करते थे। पर आजकल के हम पढ़े लिखे लोगों ने उनको सुनना बंद कर दिया। तो हितकारी भोजन करना, बना बनाया, हम पिज्जा लिया है, वो सीधा घरों में आजकल भोजन बनना ही बंद हो गया। भोजन कहाँ बनता है? ऑर्डर देते हैं और वहां से आ जाते, वहां से जो आएगा वही खाना पड़ेगा।
वो स्वच्छ है, गंदा है, सब्जी कैसी है, कैसी नहीं है। तो ये हित बुक का विचार भी कमोबेश सब कर सकते हैं, ठीक है, 100% नहीं करेंगे पर कर सकते हैं। और रित बुक मैंने कहा वो तो संपूर्ण व्यवस्था के लिए आवश्यक है ना, ईमानदारी तो भ्रष्टाचार के द्वारा कमाया हुआ अन्न वो कोई फायदा। तो सवाल विस्तार मांगता है। एक जैसा होमोजीनियस दिनचर्या सबके लिए नहीं बताई जा सकती, नहीं बताई जानी चाहिए। मैं एक है, अब जो लेबरर होगा वो तो परिश्रम करता है, वो तो घी खाएगा तो उसको पच जाएगा, मेरे को थोड़ा ही बचेगा घी। घी में गुण है ये बता करके मैं भी घी खाना शुरू कर दूंगा तो थोड़ा ही बचेगा। परिश्रम मांगता है ना तमाम चीजें। तो लेबरर्स के लिए अधिक तरह के पौष्टिक चीजों का आहार लेना पड़ेगा, सामान्य व्यक्तियों को अलग लेना पड़ेगा। इसका एक लंबा शास्त्र है, लंबी व्यवस्था है, उस पर ईमानदारी से पुनर्विचार करेंगे तो रास्ता निकलेगा। धन्यवाद आप। जी जी, अगला प्रश्न लेते हैं मुकेश चंद्र शर्मा। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसा है? बस बढ़िया। मैं तो अहमदाबाद भी एक आध 2 महीने पहले, तो अच्छा लगा। और बस थोड़ा सा विचार मन में आया कि अभी जैसे बात की, आयुर्वेद की बात की भाई साहब, ठीक नहीं है या तो जैविक के जी मुकेश जी अपना वीडियो ऑफ रख के बताइए। जी यस 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 जी जी जैविक खेती की बात की भाई साहब, आपने वीडियो ऑफ हो नहीं रहा भाई साहब? हाँ हो गया है, मैंने कर दिया। जी प्रश्न पूछिए। जी जैविक खेती की बात की आपने जैसा, और आयुर्वेद की बात की हम लोगों ने। तो अभी समाज में जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि जैविक खेती से काम चलेगा कैसे, एक बात। क्योंकि अब हमारा अनुभव ये बताता है कि अब सब्जियों की या उतना स्वाद तो नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन गुणवत्ता के साथ क्वांटिटी का भी मैटर है। और इसी तरह से हम आयुर्वेद को देखते हैं कि कई बार जरूरत पड़ती है। आयुर्वेद अपनी जगह, परहेज और अच्छा खान पान अपनी जगह सही है, लेकिन जहाँ अंग्रेजी दवाएं भी तो आयुर्वेद से ही बन रही है ना, वो भी प्रकृति का ही अंग है। अगर तो उसे सही उचित मात्रा में काम में लिया जाए तो इनको एक विरोधी परसेप्शन के रूप में क्यों माना जाता है? ठीक है आपका प्रश्न। देखिए, जैविक खेती के संबंध में एक मिसनोमर है और जानबूझकर वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने मिसनोमर डाल दिया। जैविक खेती करेंगे तो उत्पादन घट जाएगा, पर एकड़ यील्ड घट जाएगी, डाल दिया, और इसलिए क्वांटिटी का सवाल आ रहा है। आखिर पहले भी तो अपने देश में इसी खेती के आधार पर लोगों का पेट भरता था, नहीं भरता था, और अपने अनेक लोगों ने प्रयोग किया। मैं ऐसे बहुत सारे किसानों को मिला, उनका भाई साहब 1-2 साल तो प्रोडक्टिविटी कम होती, ये सच है, क्योंकि जमीन को जहरीली बना रखा है तो उसकी फर्टिलिटी कम हो गई, धरती माता की फर्टिलिटी कम हो गई। तो 1-2 साल तक आप प्राकृतिक रीति से, जैविक रीति से खेती करेंगे तो धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, पर 2-3 साल के बाद में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, वो पर एकड़ यील्ड बढ़ जाती है। ऐसे मैं बहुत सारे किसानों को पता, थ्योरेटिकली नहीं बोल रहा हूँ, माने एक स्थानों पर, क्योंकि मेरा एक पैशन है, ऐसे किसानों से मिलने के लिए गया, तो ये देश भर में होगा। और हो क्या रहा है, कुल मिलाकर फर्टिलिटी कम हो गई, धरती माँ जहरीली बन गई ना, तो उसमें उत्पादन करने की क्षमता ही कम हो गई है। और इसका नियम ये भी है, आपने अपने खेत में जैविक खेती की और पड़ोस के खेत में रासायनिक खेती है, तो उसका प्रभाव तो यहाँ आ जाने वाला है। तो पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए साहसपूर्ण काम करना पड़ेगा। और एक प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा, हम स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मानते कि नहीं मानते? अगर स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मानेंगे तो अगर आपने जहरीली चीजें अधिक खा दी और अधिक खिला दी देश को और समाज के लोगों का, तो परिणाम क्या होगा? कोरोना ही होगा। कोरोना नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा। तो इस खेती के संबंध में एक बहुत तरह की रिसर्च अब हो रही है और दुनिया के अनेक देश भी उसको अपनाने के लिए और जा रहे हैं। तो दृष्टि से विचार करेंगे तो ये अव्यावहारिक है, ऐसा नहीं माना जाए। और आयुर्वेद का और ये प्रश्न है, तो
मैंने आयुर्वेद को जानबूझकर कहा, पर वास्तव में तो होलिस्टिक हेल्थ पैटर्न अपनाना पड़ेगा। कई तरह की पैथीज को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप एलोपैथी को ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दें, ऐसा कोई नहीं कह रहा, पर जहां एलोपैथिक दवाओं के बिना अपनी देसी पद्धति का काम चल सकता है वहां तो चला ही नहीं। आपको ऑपरेशन करना जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं चाहिए उसमें, पर सब जगह पर हमने एंटीबायोटिक्स बॉडी में डालना शुरू कर दिया तो उसका नुकसान हो रहा था। सब मान रहे हैं, सब मान रहे हैं। तो इसलिए एक होलिस्टिक हेल्थ पैटर्न अपनाना पड़ेगा। हेल्थ के बारे में मैं और एक बात कहता हूँ, दो तरह का हेल्थ सिस्टम होता है, एक प्रिवेंटिव हेल्थ सिस्टम और एक क्यूरेटिव हेल्थ सिस्टम। प्रिवेंटिव को भूल गए हम, वही जीवन शैली से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आहार विहार व्यवहार को भूल गए, तो पहले रोग आ जाए और उसके बाद में इलाज शुरू हो जाए। तो आप अपनी दिनचर्या को, व्यवस्थाओं को, जीवन शैली को अच्छा ऐसा रखिए कि रोग ही ना आए। तो वो प्रिवेंटिव हेल्थ सिस्टम बड़ा है और पहले बहुत बड़ा था, और अपने देश में ही था ऐसा नहीं, दुनिया के अनेक देशों में। अब आजकल अपने को सब कह रहे कि नहीं कह रहे गर्म पानी पीना चाहिए, अपने यहाँ तो पहले से अपने यहाँ अब कह रहे कि नहीं कह रहे हाथ धोना चाहिए खाने से पहले भी, खाने के बाद में भी। आपके भी परिवार में आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग थाली में तब तक नहीं बैठते थे जब हाथ न धोने, और पहले भी हाथ धोना, दोबारा भी हाथ धोना। तो हाथ धोने की बार बार बात क्यों कही जा रही है? अब वो लोग तो चम्मच से खाना, हाथ धोने का कोई मतलब ही नहीं। शौच करने में भी पानी का प्रयोग नहीं करते, स्नान तो कभी कभी होता है। तो ये जो स्वच्छता का अपने यहाँ का व्यवहार रहा है, ये बड़े महत्व का है। आप पता नहीं कहाँ से, मुझे जानकारी नहीं, पर जैन संतों को आप देखते होंगे ना, कोई वो तो जैन संत तो आज से नहीं है। जो श्वेतांबर संत है वो मुंह की पट्टी बांध कर रखते कि नहीं रखते? वो क्या है, मास्क ही है ना। क्यों रखते हैं? वो भी एक उसका रीजन वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से बता रहे हैं, कीटाणु से बचाने के लिए। और उनके यहाँ पर पानी छानकर पीना आज नहीं करते, वो वर्षों से कर रहे हैं। तो इसलिए हम उसको दकियानुसी मानते थे, धर्म वाला मानते थे, रिलीजियस मानते थे, व्यवहार ये नहीं मानते थे, अनसाइंटिफिक, पता नहीं कैसे कैसे शब्द प्रयोग करते थे। तो उसके संबंध में भी विचार करके, और जो ग्रहण करने योग्य ग्रहण करें, उसमें ऐसा थोड़ी दिक्कत है कि आप एलोपैथी को तमाम ऑल टुगेदर, ऐसा किसी ने नहीं कहा। इसलिए मैं तो होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम इसी को एडवोकेट करता रहूं। धन्यवाद आपका। जी, अगला प्रश्न है संजय राव जी का। हेलो जी। हाँ संजय जी नमस्कार। हाँ जी, चरण स्पर्श बाबू जी। जी बाबू जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि आज जो अपन चर्चा करी उसमें समाज का वर्गीकरण और वर्ण व्यवस्था कितनी जवाबदार है? देखो, वर्ण व्यवस्था कभी थी रेलेवेंट, वो धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था में डाइल्यूशन आ गया। वर्ण व्यवस्था तो सब, चातुर्वर्ण ने क्या कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, ऐसा कहा। वो जन्मना नहीं था, गुण और कर्म के आधार पर था। इसलिए राजर्षि ब्रह्मर्षि बने हैं ना अपने यहाँ पर। तो पर वो भूल गए हम, क्या हो गया, जन्मना हमने जाति प्रथा को प्रारंभ कर दिया, इररिलेवेंट अभी इस समय पर। इसलिए उससे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जिस वर्ण व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं वो वर्ण व्यवस्था आज रह नहीं गई है। वो तो पॉलिटिकल स्टंट्स हो गए हैं। पॉलिटिकल दृष्टि से जातियों का कॉम्बिनेशन बना करके कौन कैसे जीत सकता है, इसका सारा मामला हो गया। तो इसलिए उसके बारे में पुनर्विचार करना ही पड़ेगा अपने को, व्यवस्थाओं के संबंध में। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, उस रिजिडिटी से बाहर, पर तुरंत कर सकने वाला मामला नहीं है, समय लगेगा। समाज का मन बना करके करना पड़ेगा। कोई सरकार के हुक्म से ऐसी चीजें होती है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। प्रोसेस लंबा है, पर ये विचार करना पड़ेगा। तो किसी हद तक ये जातीय रिजिडिटी अपने यहाँ पर पैदा हो गई। ये डाइल्यूशन ऑफ वर्ण व्यवस्था है, प्योर वर्ण व्यवस्था नहीं। इसलिए डाइल्यूशन से तो दूर करना पड़ेगा ना, वो तो समाज का हित नहीं कर रहा।
तो समझ कर नुकसान कर। दूसरा प्रश्न भी था ना आपका, क्या था दूसरा? यही की थी? जी संजय ठीक है, जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, उसमें वर्ग व्यवस्था पूछ रहा था मैं, वर्ण व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था। वर्ग तो देखिए बनता है प्रोफेशन के आधार पर। वर्ग तो आज भी है, ये चार्टर अकाउंटेंट्स का वर्ग है, ये एडवोकेट्स का वर्ग है, ये अध्यापकों का वर्ग है, ये किसानों का वर्ग है, ये श्रमिकों, ये तो रहेगा। परंतु ये रहने पर हम एक दूसरे का शोषण न करें, ये होना चाहिए। अब ये पूंजीपति वर्ग अगर श्रमिकों का शोषण करेंगे, उसको उचित दाम नहीं देंगे तो विद्रोह होगा ना। उसका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है समाज जीवन के उत्पादन में जितना पूंजी का है। पूंजी का भी उतना ही है और श्रम का भी उत्पादन है। हमारे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी हो गए, इसलिए वो उद्योग परिवार की कल्पना उन्होंने दी थी। उद्योग में भिन्न भिन्न प्रकार के काम करने वाले लोग एक परिवार के समान है। जैसे परिवार में छोटे बच्चे भी होते हैं, नौजवान भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं, कमाने वाले भी होते हैं, न कमाने वाले भी होते हैं, कम कमाने वाले भी होते हैं और अधिक कमाने वाले भी। परिवार में थाली में भोजन परोसते समय हम भेद करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो ये वर्ग तो प्रोफेशन के हिसाब से बनते हैं और आदमी एक वर्ग में स्थायी नहीं रहता। किसी का बच्चा एक का डॉक्टर है और किसी का इंजीनियर है और जिसके बच्चे हैं वो किसान है। तो आप क्या कहोगे, वो तीनों एक ही वर्ग के हैं क्या? ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो वर्ग तो प्रोफेशनल ग्रुपीज में ही, प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन स्ट्रेटिफिकेशन, वो तो समाज जीवन में हमेशा रहेगा। पर हम एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखें, एक दूसरे के पास कॉपरेशन का भाव रखें, एक दूसरे के काम का सम्मान करें, ये आवश्यक है। तो इसके संबंध में सब विचार करना। जी धन्यवाद। आखिरी 2 प्रश्न लेंगे। नरेंद्र त्रिवेदी जी। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। आपका प्रश्न है, आप तो उत्तर ही दे सकते हैं। हाँ, आपका प्रवचन सुन के हमें बहुत खुशी हुई। मेरा प्रश्न ये था कि हमारे हिंदुओं के माध्यम में वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, सब में लिखा हुआ है कि सबके पीछे संतोष धन बाबा, सब धन धूरी समान। कहने का मतलब मेरा है कि अगर जिंदगी में संतोष आ गया तो जीवन शैली अपने आप सेट हो जाएगी। उसके बारे में आपका ओपिनियन चाहिए। नहीं, बिल्कुल सहमत हूं मैं। वो संयम और संतोष एक ही बात है। आपने संतोष शब्द प्रयोग किया, मैंने संयम किया था। संयम आएगा ही तब जब मन में संतोष होगा। ये मन का विषय है। आज तो असंतोष को प्रगति की निशान मान लिया हम लोगों ने ये मान लिया जो ज्यादा से ज्यादा असंतुष्ट रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा उपभोग करेगा, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेगा। हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को परिभाषित ही कैसे किया? मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम परिभाषित करते हैं नंबर ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर कंजम्पशन। जिसके पास नंबर ऑफ गुड्स उपभोग के लिए ज्यादा उपलब्ध होगी, हमने कहा उसका रहन सहन का स्तर ऊंचा है, और जिसके पास कम है उसका हमने कहा वो रहन सहन का स्तर नीचा है। तो संतोष का है ना। असंतोष तो हमने परिभाषा में ही डाल दिया, असंतोष तो हमने कॉन्सेप्ट में ही डाल दिया। तो ये कॉन्सेप्चुअल तब्दीली भी करनी पड़ेगी। और ये जो संतोष और मन का विषय है, ये मन के विषय को प्राथमिकता देते हुए हम मन को भूल गए, शरीर को याद कर रहे हैं, आत्मा को तो कतई भूल गए, उसको तो मानते ही नहीं है। तो शरीर मन बुद्धि आत्मा की जो कल्पना अपने यहाँ पर रही, तो मन में अगर संतोष है, मन में आनंद है, अधिक चीजें खा लेने से आनंद होगा ऐसा जरूरी नहीं, प्रसन्नता होगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो मन का विषय, तो ये मन को संतोष कहो, संयम कहो, भावना कहो, सबके कल्याण का विचार कहो, तब जाकर मन का संतोष है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी प्रश्न सुभाष लोहे जी का आया है। प्रश्न है, कुटुंब प्रबोधन का सातत्य कैसे यशस्वी करें? क्या क्या प्रश्न है? कुटुंब प्रबोधन का सातत्य कैसे यशस्वी करें? उद्योग कुटुंब प्रबोधन का कैसे शासन? जी बहुत अच्छा। कहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रहे? जी जी उनने प्रश्न भेजा है। ठीक है जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, व्यावहारिक प्रश्न है इस समय पर।
हम कुटुंब प्रबोधन को भूल गए, कुटुंब व्यवस्था को ही भूल गए। यही वास्तव में संकट का एक बहुत कारण है। तो आजकल अपनी ओर से 2-3 तरह के साधारण व्यावहारिक उपाय सजेस्ट किए जा रहे हैं। कुटुंब के लोगों को सप्ताह में कम से कम एक बार, जो अपने आप को बहुत व्यस्त कहते हैं, रोज बैठ सकते हो तब तो बहुत ही आनंद का विषय है। किसी एक समय पर कुटुंब के सब लोगों को साथ बैठना, चाहे चाय पर बैठो, चाहे भोजन पर बैठो, चाहे भजन कीर्तन में साथ बैठो, साथ तो बैठे, साथ ही नहीं बैठ रहे हम लोग। और साथ बैठते समय 2 बातों से परहेज करना, आपस में गपशप करो, बातचीत करो, देश दुनिया की समस्याएं चुनौतियों के बारे में विचार करो, परंतु सिनेमा की और क्रिकेट की चर्चा नहीं करना, नहीं तो उसी में समय निकल जाता है अपना सारा का। कोई अच्छा भजन सुना है, किसी रामायण का, महाभारत का, गीता का कोई प्रसंग हम आपस में सुना है, समाज जीवन में किसी ने अच्छा काम किया, उस घटना को लोगों के सामने रखे और मिलकर के हम सोचे कि हम अपना कुटुंब समाज के लिए क्या दे सकता है, ले सकता है, इसका विचार तो सब करता है, पर समाज के लिए हम कुछ दे सकते हैं क्या? जितना अपना सामर्थ्य है, कहीं न कहीं तो दे हम सामर्थ्य के अनुसार। ये देने का भाव आना चाहिए और कुटुंब को बैठने की प्रक्रिया को थोड़ा सा आग्रह पूर्वक निर्माण करना पड़ेगा। और फिर अगर हमने ऐसा किया तो फिर हमारे पड़ोस के कुटुंब मिलकर के बैठे, उनमें भी प्रेरणा जगाना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुटुंब प्रबोधन का आयाम प्रारंभ किया है। बहुत छोटी छोटी बातें उसके माध्यम से समाज जीवन में जा रही है और जैसे जैसे जाएगी उसका एक सुखद, कल्याणकारी, मंगलकारी परिणाम होगा। प्रश्न के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं भारतीय विचार मंच की ओर से बजरंग लाल जी गुप्त का बहुत धन्यवाद करता हूं और इस वेबिनार में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करता हूं। आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आपको भारतीय विचार मंच के फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर अकाउंट से मिलती रहेगी। जो लोगों के पिछले सेशन अगर मिस हो गए हैं तो वे भारतीय विचार मंच की यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप सभी का वेबिनार में भाग लेने के लिए धन्यवाद। मैं फिर से बजरंग लाल जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं भी अपनी ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए आप सबका, आयोजकों का, भारतीय विचार मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद। प्रतिभागी अपना कीमती फीडबैक चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। फीडबैक लिखने के बाद मीटिंग लीव कर सकते हैं। ठीक हो गया, पूर्ण हो गया जी। मैं बंद करूँ अपना, ठीक।